हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर, जहां पर हम एसएससी जेईई मेंस 2023 के प्रैक्टिस सेशंस को लेकर चल रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम सोम का ये सेकंड प्रैक्टिस सेशन है और सोम के गेट और आईएएस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बस इस सीरीज को फॉलो करना है। क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी टीम ही सॉर्ट कर रही है। आपको सिर्फ सीरीज को रेगुलरली डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करना है। सेशंस को देखिए, कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए, रिवाइज करते चलिए। जो सब्जेक्ट हैं वो आपके जो भी वीक हों उनको आप अपने साइड बाय साइड रिवाइज करते चलें और सिर्फ सीरीज को फॉलो करें। अगर आपको एक कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप एसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल जो कोर्स है प्रैक्टिस प्लस रिवीजन पे, जिसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिविल ब्रांच है और आपके नंबर यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 110 या उससे ऊपर हैं इस बार जो आपने कैलकुलेट किए हैं रिस्पॉन्स शीट के द्वारा, तो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाले उस अकॉर्डिंग अपने मार्क्स समझ लें। और मैकेनिकल ब्रांच और अगर आपके 120 के ऊपर मार्क्स हैं तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर मेंस। सो यहाँ पर 200 प्लस लेक्चर मॉड्यूल्स हैं और साथ में 100 प्लस टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट है और 300 प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मिलेंगे। जो प्रैक्टिस सेशन है और कोर्स है उसके आपको पीडीएफ डाउनलोडेबल रहेंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और एंड टाइम पे उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। और जो ये शौर्य सीरीज है यूट्यूब पर, ये तो हम लेके चल ही रहे हैं प्रैक्टिस सेशन वाली। इसका जो शेड्यूल है, प्रपोज्ड प्लान, पूरे 1 महीने का हमने अपलोड कर दिया है कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। और सैटरडे संडे को मैं विजय सर आप सभी के साथ जुड़कर लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, जहां पर एसएससी जेईई का जो एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जो इस बार चेंज हुआ है, उसी अकॉर्डिंग हम एक पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे सैटरडे एंड संडे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है सेकंड सेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, और टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर इसमें फ्रेम किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील बार इज इन 2 पार्ट्स हैविंग इक्वल लेंथ, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट 1 इज डबल दैट ऑफ पार्ट 2। if the bar carries an axial load P, then the ratio of elongation of part 1 to that in part 2 will be। एक हमारे पास part 1 है, एक part 2 है। दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। दोनों का जो एरिया है, पहले वाले का एरिया 2a है, दूसरे वाले का एरिया a है। दोनों में जो लोड लग रहा है वो P लग रहा है। इलॉन्गेशन का रेशियो पूछा है तो del 1 अपॉन del 2 पूछा है, तो ये होगा आपका PL अपॉन AE फर्स्ट वाले का अपॉन PL अपॉन AE सेकंड वाले का। मटेरियल दोनों का सेम है तो E कट जाएगा, P कट जाएगा, लेंथ कट जाएगा, E कट जाएगा, एरिया बचेगा, तो ये A2 अपॉन A1 बचेगा, जो कि आपका A और यहां पर ये 2A है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा इसका 1/2। 1/2 विल बी दी करेक्ट आंसर। सो C विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार्स हैव अ, जो हाई यील्ड एंड डिफॉर्म्ड बार होती हैं क्या उनकी डेफिनाइट यील्ड वैल्यू होती है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, उनका डेफिनाइट यील्ड वैल्यू नहीं होती। डेफिनाइट यील्ड वैल्यू जो होती है वो माइल्ड स्टील की होती है, जो कि यील्ड स्ट्रेन होता है 0.2% और जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो होता है 250 मेगापास्कल। पर ये जो बार होती है HYSD बार, इनका यील्ड स्ट्रेंथ हमें निकालना पड़ता है ऑफसेट मेथड के द्वारा। ठीक, इनका जो ग्राफ होता है हाई यील्ड स्ट्रेन डिफॉर्म्ड बार का, वो इस प्रकार से होता है। तो जहां 0.2% की वैल्यू आती है माइल्ड स्टील के करस्पॉन्डिंग, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जहां वो कट करता है वही फिर इनका यील्ड पॉइंट माना जाता है। इनका क्लियर यील्ड पॉइंट हमें पहले से पता नहीं होता और इसके करस्पॉन्डिंग जो होता है उसे हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता है उसे हम, ये HYSD का यील्ड स्ट्रेन और इसे 0.2% यील्ड स्ट्रेन कहा जाता है या प्रूफ स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। केमिकल कंपोजिशन पूरी सेम है, माइल्ड स्टील से बनती है, बस उनमें कोल्ड वर्किंग या हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम है, वही आयरन है और कार्बन है 0.15 से 2.15% तक। नेक्स्ट, परसेंटेज इलॉन्गेशन माइल्ड स्टील से कम है
और परसेंटेज इलोंगेशन ज्यादा है। परसेंटेज इलोंगेशन ज्यादा नहीं है, परसेंटेज इलोंगेशन कम है। माइल्ड स्टील का जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो 25% के आसपास होता है, ठीक है, किसका? माइल्ड स्टील का। वहीं पर जो डिफॉर्म्ड बार होती हैं उसका जो इल्ड स्ट्रेन होता है वो 25% से भी कम होता है, ठीक है, 25% से भी कम होता है। तो मतलब उनका जो डिफॉर्मेशन है, जो परसेंटेज इलोंगेशन है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इसलिए इसका सही क्या है? सी। उनका केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम है, इसलिए इनका भी जो यंग मॉड्यूलस है सारे स्टील का जितने भी हैं HYSD और माइल्ड स्टील सबका 2 × 10⁵ मेगापास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राउंड बार मेड ऑफ सेम मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ईच ऑफ 100 mm लेंथ having a diameter of 40, 50, 60 respectively. If a bar is subjected to an axial load of 10, total elongation कितना होगा? मतलब हमारे पास 3 बार हैं, एक का डायामीटर 40 है, दूसरे का डायामीटर जो है वो 50 है और तीसरे का जो डायामीटर है वो 60 है, ठीक है। इस तरह से ये 3 अलग अलग स्टेप्ड बार हैं। लोड तीनों पे सेम लग रहा है, लोड क्या लग रहा है? सेम। ये 1 है, ये 2 है, 3 है। अब अगर हमें इसमें लोड जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और डिफॉर्मेशन जो होता है वो तीनों का एड होता है। अब यहां से हम लोड कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा? P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। लंबाई तीनों की सेम है, सबकी लंबाई कितनी है? 100 mm, सबकी लंबाई सेम है। तो P कॉमन आ जाएगा, L कॉमन आ जाएगा और E कॉमन आ जाएगा। E कितना है? E हमें E ही लेके चलना है, ठीक है। अंदर बचेगा एरिया, तो इसमें एरिया कितना आएगा? π/4 × 40 का स्क्वायर। इसमें कितना आएगा? 1/π/4 × 50 का स्क्वायर। और इसमें कितना आ रहा है? 1/π/4 × 60 का स्क्वायर। यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो π/4 भी बाहर आ जाएगा। P कितना है? 10। P की यूनिट कितनी है? P है हमारे पास 10 किलो न्यूटन और E हमारे पास किलो न्यूटन पर mm² में है, तो लोड को 10 में ही रखो तो वो हो गया 10 किलो न्यूटन में। लेंथ हमारे पास कितनी? 100 mm और ये सब भी mm में ही है, तो इसको भी हम 100 रखेंगे और इनटू में ये π/4 हो जाएगा, इनटू E हो जाएगा। अब अंदर बचेगा 40 का स्क्वायर, तो 40 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर बाहर निकाल लो तो 16 बचेगा, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, 10 का स्क्वायर 100 बाहर निकाल लो और ये 60 का स्क्वायर ही हो जाता है 36, और 10 का स्क्वायर जो निकालेंगे वो 100 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 ऊपर जाएगा तो वो आ जाएगा 40/πe, 1/16, 1/25, 1/36। एक ही ऐसा ऑप्शन है डी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इफ अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस है, सिग्मा वाई जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और साथ में सिग्मा जेड जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस है। तो हमें क्या करना है? यहां पे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन बताना है। देखो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है, और सिग्मा वाई अपॉन ई आएगा म्यू के साथ, और सिग्मा जेड अपॉन ई आएगा म्यू के साथ, ठीक है। और ये टेंसाइल है तो खुद में प्लस होगा बाकी में माइनस, ये कंप्रेशन है तो खुद में माइनस होगा बाकी में प्लस, तो एक्स में प्लस आएगा, और ये टेंसाइल है इसलिए खुद में प्लस होगा बाकी में माइनस, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन इसकी बनेगी। तो इसका सही हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 1/e कॉमन, सिग्मा एक्स प्लस में, सिग्मा वाई प्लस में, और ये वाला ए आंसर, ठीक है। इसमें तीनों प्लस में है, ये गलत है, इसमें सिग्मा वाई माइनस में है, ये गलत है, और इसमें ये वाला, आपको ये वाला लगेगा क्योंकि ये कंप्रेशन दे रखा है, बट ये नेगेटिव कहां होगा? खुद के इसमें होगा। जैसे अगर आप समझें यहां पर, अगर मैं आपको तीनों लिखना सिखाऊं कैसे करते हैं ऐसे वाले एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन, सबसे पहले सिग्मा एक्स अपॉन ई लिख लो, ठीक है, तीनों में, फिर उसके बाद अब सिग्मा वाई अपॉन ई लिख लो, ठीक है, सिग्मा वाई अपॉन ई। मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे बनाए जाते हैं ऐसे एक्सप्रेशन,
और फिर सिग्मा जेड अपॉन ई लिख दो, सिग्मा जेड अपॉन ई। अब अगला क्या है, अब क्या आएगा यहां पर, म्यू आएगा। तो x में x को छोड़ देना है, बाकी में क्या लगा देना है, म्यू। y में y को छोड़ देना है, बाकी में म्यू लगा देना है। और z में z को छोड़ देना है, बाकी में म्यू लगा देना है ना। ये ध्यान रखना है कि x वाला घर इसका है, y वाला घर इसका है और z वाला घर इसका है। तो जो जिसका घर है वहां छोड़ दो, बाकी में म्यू लगा दो। तो म्यू हमने कैसे लगाए, हॉरिजॉन्टली लगाए। x में x को छोड़ा, बाकी में म्यू, y में y को छोड़ा, बाकी में म्यू, z में z को छोड़ दिया, बाकी में म्यू। अब साइन लगाना है, प्लस माइनस। तो साइन हम ऐसे लगाएंगे, अप डाउन करके वर्टिकली साइन लगाएंगे। अगर कोई टेंसाइल है तो खुद के घर में वो प्लस में आएगा और बाकी में फिर माइनस आएगा। और वहीं पर अगर कंप्रेसिव है तो खुद के घर में माइनस आएगा, बाकी में प्लस जाएगा। अब सिग्मा एक्स टेंसाइल है तो खुद के घर में तो प्लस जाएगा, बाकी में माइनस इफेक्ट देगा। सिग्मा वाई कंप्रेसिव है तो खुद का घर ये रहा, इसमें ये माइनस आएगा, बाकी में प्लस जाएगा। और सिग्मा से टेंसाइल है तो खुद के घर में प्लस आएगा, बाकी में माइनस देगा। इसलिए हमारा एक्सप्रेशन ये वाला बना था। आई होप अभी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अ सिलेंड्रिकल बार ऑफ 20 mm डायमीटर इन 1 मीटर लेंथ इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल टेस्ट। इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 टाइम दैट ऑफ लेटरल स्ट्रेन। मतलब म्यू कितना होता है, लेटरल के अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल लेटरल का 4 टाइम्स है तो ये 1/4 बन जाएगा म्यू। यंग मॉड्यूलस कितना है, 2 × 10⁵। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बताओ जी। तो लेंथ और डायामीटर यू ऐसे ही दिए गए हैं, इसका कोई मेन यूज नहीं है। आप E बराबर 2g 1 + म्यू कर लो। अब यहां पर E हमारे पास है तो E/2 आ गया, 1 + म्यू, म्यू कितना है 1/4, 1/4 मतलब 5/4, तो 5 और 4 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, बराबर हो जाएगा G। तो यहां पर G निकालने के लिए E में हम करेंगे 4 टाइम्स, तो 4 × 2 × 10⁵ अपॉन में यहां पर हो जाएगा 2 और इनटू में आ जाएगा 5, 2 से 2 कैंसिल, 5/4 होता है 0.8, तो 0.8 × 10⁵, 0.8 × 10⁵, D विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टील बार है, 300 mm लॉन्ग है, 24 mm डायमीटर है, इज टर्न डाउन टू 18 mm डायमीटर फॉर 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब कि 300 mm की लंबी रॉड थी, 24 mm डायमीटर की, उसको टर्न डाउन कर दिया, मतलब उसका डायमीटर कम कर दिया। मतलब अभी भी 24 mm डायमीटर की है 2/3 लेंथ में, मतलब 300 के 1/3 में 18 कर दिया है, थोड़ा सा डायमीटर कम कर दिया है। तो ये ऐसी हो जाएगी। यहां पर डायमीटर 18 mm है, यहां पर डायमीटर अभी भी 24 mm है। ये 2/3 होगा, मतलब 300 का 2/3 मतलब ये 200 mm होगा और ये 100 mm होगा। और फिर इसको गर्म करा हमने, ठीक है, तो गर्म करा तो फ्रीली गर्म करा होगा। तो जब हमने उसको गर्म करा तो उस समय स्ट्रेस कितने आए होंगे, 0, कोई स्ट्रेस नहीं आए होंगे, और वो फ्रीली एक्सपांड हो गई होगी। फिर क्या करा, क्लैम्प्ड करा दोनों एंड को, और फिर उसके बाद हमने जितना एक्सपांड हुआ हो गया, और एक्सपांड होने के बाद अब हमने मान लो इतना एक्सपांशन हुआ होगा, इतना हमने उसको क्लैम्प कर दिया रिजिडली, ठीक, बोथ एंड। और फिर अब उसको ठंडा होने दिया। अब जब यहां पर ऐसा है तो जब हम उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं, वापिस से रूम टेम्परेचर से 30 गए, फिर 30 नीचे आए, मतलब ओवरऑल 30 डिग्री सेल्सियस जब हमने करा, अब इसका फ्रीली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। टेम्परेचर कम करने में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फ्रीली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब यहां पर इसके कारण इसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा जब ड्रॉप करेंगे, पहले फ्रीली एक्सपांशन हो रहा था। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द क्लैंप इज अनचेंज्ड, जो ये डिस्टेंस इनके बीच की फिक्स्ड है, मतलब ये रिजिड सपोर्ट है दोनों वॉल, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना यहां पे जनरेट होगा, कि यहां पर जब ये स्ट्रेस आएगा इसमें तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो जब क्या होगा कि जब हम इसको ठंडा कर रहे होंगे तो समझना आप, ये अंदर आना चाह रही होगी, ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा होगा, इसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होगा,
तो इसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होना चाह रहा होगा और इसमें भी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होना चाह रहा होगा, बट सपोर्ट अनयील्ड है, तो सपोर्ट इसको यहां से ऐसा खींचेगा, इस पे लोड लगाएगा। चूंकि सीरीज अरेंजमेंट है तो जितना लोड सपोर्ट लगाएगा उसको खींचने के लिए उतना दोनों में सेम होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझना। जब टेम्परेचर बढ़ाया तब तो फ्रीली था तो कोई स्ट्रेस नहीं आया, जब ठंडा किया तब ये सिकुड़ना चाह रहा होगा, बट सपोर्ट उसको अलाउ नहीं कर रहे होंगे, तो सपोर्ट उसको खींचेंगे, तो एक लोड आएगा, दोनों एंड से सेम आएगा। और सीरीज है तो आप जानते हैं लोड दोनों में सेम आ जाएगा। तो हम यहां पर यह समझ सकते हैं कि जितना, अगर मान लो ये दो सपोर्ट नहीं होते तो जितना ये अंदर आ जाता, मतलब जितना इसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता जब फ्रीली होता, उतना ही इसमें लोड का जो सीरीज अरेंजमेंट है उससे जो इसमें एक्सटेंशन है वो बराबर होगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस अनचेंज्ड है। ऐसे समझो कि मान लो सपोर्ट नहीं है जब ठंडा कर रहे हैं, तो वो कुछ अंदर आना चाह रहा होगा, और अब सपोर्ट लगा दो तो सपोर्ट फिर उसको पी से खींच लेंगे, तो अब जितना डिस्टेंस पहले थी उतनी ही वापस रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसे भी इसको विजुलाइज किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारे पास यहां पर कंडीशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसका हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, एल अल्फा टी, L1 प्लस दूसरा लंबाई चेंज है, अल्फा दोनों का सेम है, मटेरियल एक ही है, और L2 अल्फा टी, टेम्परेचर भी सेम है, बराबर जो उससे एलोंगेशन आता है आपका PL अपॉन ए से, तो वहां पर आता है P सेम है, L1 A1 E प्लस P L2 A2 E, मटेरियल सेम है। यहां से हम ये P निकाल सकते हैं। E दिया है क्या हमें मटेरियल का, यंग मॉड्यूलस दे रखा है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब गीगा पास्कल कुल मिलाकर, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, तो ये 200 गीगा पास्कल हमें दिया हुआ है, और अल्फा भी दिया है 12.5 10 की पावर -6। तो देखो L1 तो कितना है, ये है हमारा 200, ठीक है, और साथ में अल्फा कॉमन है, और ये इसकी जो लेंथ है ये 100 है दूसरे वाले की, ठीक है, ये 200 mm तक हुआ, वो 100 था। अल्फा कितना है 12.5 इंटू 10 की पावर -6, और टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, हमें P निकालना है। ठीक, और यहां पर हम अपॉन में L1 प्लस L2 कर देते हैं, P कॉमन आ जाएगा, है ना, यहां पर P कॉमन आएगा और E कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2। इससे सॉल्व करते हैं, ये पूरी टर्म कितनी आएगी हमारे पास, ये हमारे पास टर्म बनेगी यहां पर 300, तो 300 इंटू 30 इंटू 12.5 इंटू 10 टू दी पावर -6, और अपॉन में अब L1, तो L1 है 200 और उसका एरिया है π/4 इंटू 24 का स्क्वायर, प्लस वो है 100, और वहां पे हो जाएगा π/4 इंटू 18 का स्क्वायर। इससे हमारा ये P आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, कितना आ रहा है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी पूरा सॉल्व करने पे 26943.77, 26943.77, और यूनिट क्या आ रही है, न्यूटन, न्यूटन में आ रहा है, ये P आ गया। इसमें एक और ध्यान रखना है, यहां पर आपको E भी भेजना पड़ेगा ऊपर, तो जब E भेजोगे इस कंडीशन में तो E की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 200 गीगा पास्कल, तो उसको 10 की पावर 9, तो वो पास्कल में हो जाएगा, उसको हम 200 गीगा पास्कल को, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 और 10 की पावर 6 मेगा पास्कल होता है न्यूटन पर mm, इसको तो ऐसा भी बोल सकते हैं, तो 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 और ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपका 200 गीगा पास्कल है,
तो 200 इंटू 10⁻3 10⁻6 पास्कल होगा, वो मेगा होता है, और मेगा न्यूटन पर एमएम में। एमएम क्योंकि हमने ये सब भी एमएम में रखा है तो इसको भी न्यूटन एमएम में लिया। अब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग इतना आ जाएगा। अब हमसे पूछा यहां पर क्या देखो जो लोड है वो यहां भी पी आएगा और इसमें भी पी आएगा, लोड सीरीज में सेम होता है। पर अगर आपसे क्वेश्चन में मिनिमम स्ट्रेस पूछा होता तो लोड अपॉन आप कर देते पहले वाले का एरिया, π/4 24 का स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ, तो आपको मिनिमम एरिया लेना पड़ेगा, तो आप पी के अपॉन में A2 का डिवाइड कर दो। मतलब ये जो आंसर आया है 26943.77, इसमें आप π/4 इंटू 18 के स्क्वायर का डिवाइड कर दो तो आपका यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 105.88 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, मेगा पास्कल मतलब मेगा न्यूटन में पूछा है तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में निकालोगे तो वो मेगा पास्कल ही होता है, और मेगा पास्कल मतलब मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वाला आंसर हो गया। 105 आ रहा है, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, फिर यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड such that the normal strain in axial direction is 1.25 mm per meter। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेन हमें दे रखा है एक्सियल डायरेक्शन का 1.25 mm पर मीटर, मतलब 10⁻3, मतलब 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर, -3 है ना, यूनिट नहीं आएगी, स्ट्रेन है। पॉइजन रेशो बोल रखा है कितना है, 0.3, पॉइजन रेशो इज 0.3। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा। अब देखो ये कौन सा केस है कि हमारे पास एक बार है और उस बार में हमने क्या करा है, टेंसाइल लोड लगाया, एक्सियल लोड। तो जब एक्सियल लोड लगाया ऐसे केस में तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में जो आएगा वो तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, और बाकी जो दो आएंगे लेटरल स्ट्रेन वो कम होंगे, वहां पे कमी आएगी वहां पर। अब इसके लिए हमारे पास जैसे फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, ये देखो, एक तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर क्या होता है, 1 - 2μ अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। हम ये जानते हैं कि वाई में कोई स्ट्रेस नहीं है, जेड में कुछ नहीं है, एक्स में ही लगा है। और हम ये भी जानते हैं कि सिग्मा एक्स अपॉन ई कौन होगा, एक्स का स्ट्रेन इंटू 1 - 2μ। इससे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ये कितना है, 1.25 इंटू 10⁻³ और 1 - 2μ, तो म्यू है 0.3, 0.3 का 2 टाइम्स 0.6, 0.6 1 में से माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा, और 5.25 होता है 5/4। इसमें अगर हम 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1.25 5/4 मतलब 5/16। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 0.6 0.4, तो 1.25 इंटू 0.4 0.5 होगा। ये कितना होगा, 0.5 इंटू 10⁻³ स्ट्रेन है तो इसकी भी यूनिट नहीं होगी, तो सही आंसर क्या होगा, 0.5 आ गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻4, तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट इज a square plate A cross is rigidly held at 3 edges and is free to move along the fourth। मतलब एक स्क्वायर प्लेट है हमारे पास और उसका जो ये वाली जो साइड है, एजेस है, वो कितनी है, A और A स्क्वायर है। तो 3 साइड से यहां से वो हेल्ड है, यहां से फिक्स्ड है और यहां से फिक्स्ड है, ऐसा मान लेते हैं। और इस तीसरी डायरेक्शन में, मतलब प्लेट है 2 डायमेंशन है, तो इसको हम बोल देते हैं y और इसको हम बोल देते हैं x। तो इस डायरेक्शन में वो फ्री है मूव होने को। तो इसमें हमारे पास कितना क्या पूछा है, और फिर क्या करा है हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका T से, और फ्रीली एक्सपांशन हो रहा है 4th एज पर, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा है, और यंग मॉड्यूलस E है, पॉइजन रेशो म्यू है। ठीक है, तो हमसे यहां पर यह पूछा है कि इसमें कितना पूछा, क्या है इसमें, देन द फ्री एक्सपांशन कितना होगा इसका।
तो देखो, एक तो आप समझो कि जब फ्री एक्सपांशन पूछा है तो एक तो आपका एक्स वाला जो होना है उसका इफेक्ट आएगा, और दूसरा वाई में जो एक्सपांड होना चाहता था बट वाई में क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, तो उसके कारण भी वहां पर इलोंगेशन आएगा। अब किसी स्ट्रेन से, स्ट्रेस से हम इलोंगेशन कैसे निकाल सकते हैं उसको समझेंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, फ्री एक्सपांशन हमसे पूछा है, तो एक तो हमारे पास ये हो जाएगा और एक हमारा आएगा एक्स में ड्यू टू सिग्मा वाई के कारण भी स्ट्रेस आएगा, एक्सपांशन आएगा। अब ये वाला तो कितना हो जाएगा, इसकी जो एज है, लंबाई है ए, तो फ्री एक्सपांशन होता है एल अल्फा टी, मतलब ए अल्फा टी, एक तो ये हो गया, और उसके कारण निकालना है एक्स में स्ट्रेन, तो वो जो होगा वो पॉइजन इफेक्ट होगा। तो एक तो अगर हमें एक्स में निकालना है वाई के कारण, तो उसका फॉर्मूला होगा म्यू इंटू सिग्मा वाई के अपॉन में ई, ठीक है, और म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, तो म्यू हो गया, और स्ट्रेस कितना आता है थर्मल के कारण आपको पता है, अल्फा टी होता है, अल्फा टी ई, अल्फा और टी और ई, और अपॉन में यहां पर एक और ई है, तो ई से ई कैंसिल, तो ये आ गया म्यू अल्फा टी। अच्छा, अब ये हमारे पास स्ट्रेन है तो हमें चेंज चाहिए अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एक्स की ए डायरेक्शन ए है, और ये हो गया म्यू अल्फा टी, ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा ए म्यू अल्फा टी। यहां से देखें तो ए म्यू अल्फा टी कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, ए अल्फा टी, तो अंदर बचेगा 1 प्लस म्यू, ए अल्फा टी 1 प्लस म्यू, ए अल्फा टी 1 प्लस म्यू, बी आंसर। फॉर ए लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, अगर टोटल कांस्टेंट आपसे पूछे जाएं इलास्टिक मटेरियल के अंदर, तो आपका आंसर होगा 4, टोटल नहीं पूछा है। अगर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट की संख्या आपसे पूछी जाए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, तो ध्यान रखना है आइसोट्रॉपी के अंदर होगा 2, ऑर्थोट्रॉपी के अंदर होगा 4, 2, 9, और एन आइसोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक में बोला तो वो होगा 21, 21। अभी किसका पूछा, इंडिपेंडेंट, लीनियर इलास्टिक और आइसोट्रॉपिक, तो आंसर होगा 2। टोटल इलास्टिक कांस्टेंट पूछो तो 4, कौन कौन से 4 होते हैं, ई होता है, जी होता है, के होता है, म्यू होता है, 4। नेक्स्ट इज क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ, देखो क्रीप सबसे पहली बात तो इलास्टिक स्ट्रेन नहीं है, क्रीप एक प्लास्टिक स्ट्रेन है, परमानेंट स्ट्रेन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्रीप आपका जब लगता है जब कांस्टेंट लोड लग रहा हो, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, एक ये पॉइंट ध्यान रखना, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस ऐसे लोड को हम सस्टेन लोडिंग कंडीशन बोलते हैं। लंबे समय के लिए अगर कांस्टेंट लोड लगे विद इन इलास्टिक लिमिट तो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, उसे क्रीप बोलते हैं। सो इलास्टिक तो गलत हो जाएगा, सी बी ओ डी गलत हो गए। प्लास्टिक विद टाइम एट कांस्टेंट लोड, ये सही है। प्लास्टिक विद टाइम एट वेरिंग लोड ये गलत है, टाइम कांस्टेंट होता है। इसको सस्टेन्ड लोडिंग कंडीशन में परमानेंट डिफॉर्मेशन आना भी कहा जाता है। क्रीप में ध्यान रखना, क्रीप में एक और टर्म आती है, क्या क्रीप टाइम डिपेंडेंट है, तो हाँ क्रीप टाइम डिपेंडेंट है। क्या क्रीप टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ क्रीप में जो स्ट्रेन आता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला, क्रीप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्ट्रेन रिलैक्सेशन फिनोमिना किससे संबंधित है, तो स्ट्रेन रिलैक्सेशन फिनोमिना क्रीप से संबंधित है, और उसको क्रीप भी कहा जाता है। क्रीप स्ट्रेन को ही स्ट्रेन रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं। और स्ट्रेस रिलैक्सेशन कहां देखने को मिलता है, तो ये भी हमें क्रीप में देखने को मिलता है, और इसका मतलब होता है स्ट्रेस धीरे धीरे जीरो हो जाता है क्रीप के अंदर, इसको स्ट्रेस रिलैक्सेशन कहा जाता है। एक और चीज इसमें पूछ सकते हैं, होमोलॉगस टेम्परेचर क्या होता है, तो होमोलॉगस टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जहां पर
आपका जो क्रीप का इफेक्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को होमोलॉगस टेम्परेचर बोलते हैं। और वो होता कितना है, तो जो भी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट है उसका हाफ होगा होमोलॉगस टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रीप का आप ग्राफ भी ध्यान रखें। क्रीप पहले यहां पे शुरुआत में क्रीप का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से रहता है। ठीक है, और शुरुआत में यहां पर आपका क्रीप बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके बाद फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये इसमें आप इसका ध्यान रखें। इलास्टिक रिकवरी, परमानेंट इलास्टिक स्ट्रेन, इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है। तो ओए इसमें जो शुरुआत का क्या बता रहा है, इलास्टिक स्ट्रेन, और बीडी क्या बता रहा है, बीडी मतलब यहां से लेकर यहां तक का रीजन, ये आपका क्रीप रीजन है पूरा। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। यहां पर 1 वाला कौन सा पॉइंट है, देखो 1 वाला तो है हमारा रप्चर ब्रेकिंग पॉइंट, 2 वाला पॉइंट जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेन का पॉइंट है, 3 वाला जो है वो हमारा इल्ड पॉइंट है, और 4th हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है, जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो 4B से मिलेगा, मतलब B4 वाला हो गया। फिर उसके बाद C हो गया 1 वाला, तो C1 वाला, मतलब यही सही है। ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो A इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इज ट्वाइस इट्स G। तो बल्क मॉड्यूलस G का डबल है। पॉइजन रेशो कितना होगा, पॉइजन रेशो का फॉर्मूला बताया, इस केस में 3K - 2G अपॉन 6K + 2G होता है। K 2G के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 3 2 6 G - 2G अपॉन, यहां पर आ जाएगा 6 2 12G + 2G। तो ये हो गया 6 में से 2 गया तो 4G अपॉन 14G, तो ये से कैंसल, ये आ जाएगा 2/7। तो म्यू की वैल्यू क्या गई, 2/7। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्रीप ऑफ मटेरियल इज प्रॉपर्टी इंडिकेटेड बाय अ टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। हाँ, ये बात सही है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है। elongation of material due to change in material property, गलत बात। शॉर्टनिंग कॉज बाय श्रिंकेज का ऐसा संबंध ही नहीं है। डिक्रीज इन वॉल्यूम अफेक्टेड बाय वेदर, उसको श्रिंकेज बोलते हैं, वो अलग चीज है। तो सही आंसर है टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना। अगला है रेजिलियंस इज। देखो रेजिलियंस जो होती है वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक, वहीं पर टफनेस, टफनेस क्या है, टफनेस भी टोटल एनर्जी है, बट अप टू फ्रैक्चर पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट। अगर आपसे पूछे मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है अप टू इलास्टिक लिमिट। और आपसे पूछे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस क्या है, तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट तक। अगर पॉइंट मेंशन नहीं और सिर्फ बोले कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, ठीक है, या एरिया अंडर, मतलब ऐसा भी बोल, टोटल जो होता है उसे एरिया अंडर भी बोलते हैं, एरिया अंडर पी डेल्टा कर्व। तो एरिया अंडर पी डेल्टा कर्व बोला अप टू इलास्टिक तो रेजिलियंस, और एरिया अंडर पी डेल्टा बोला अप टू फ्रैक्चर तो टफनेस। ऐसे ही एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोला, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, और एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर तो उसे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस बोलते हैं। ठीक, तो रेजिलियंस क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, हो सकता है। रिकवरेबल ज्यादा करेक्ट ही है। टोटल पोटेंशियल गलत, शेयर स्ट्रेन एनर्जी नहीं। तो मैक्सिमम एनर्जी नहीं, मैक्सिमम एनर्जी तो हम टफनेस को बोल सकते हैं, जितनी उसमें मैक्सिमम स्टोर हो सकती है वो फ्रैक्चर तक है। ये रिकवरेबल वाली है, मतलब अगर लोड हटाएंगे तो इतनी एनर्जी स्टोर तो हुई, लोड लगाने पे लोड हटाएंगे तो इतनी एनर्जी सिस्टम में से वापस सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगी, तो रिकवरेबल एनर्जी होती है। और आपसे पूछें कि स्प्रिंग जो मैकेनिकल डिवाइस है उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें रेजिलियंस होना चाहिए। स्प्रिंग मस्ट पजेस रेजिलियंस, ठीक है। टफनेस किस में होना चाहिए, हैमरिंग टूल में। और कटिंग टूल में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कटिंग टूल में होना चाहिए हार्डनेस, कटिंग टूल में हार्डनेस, स्प्रिंग में रेजिलियंस, और टफनेस होना चाहिए हैमरिंग टूल्स में। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट इज अ मेंबर हैविंग लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यंग मॉड्यूलस E इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड W, स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी पूछेंगे तो फॉर्मूला होता है P²L/2AE। ठीक, अगर वहीं पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछेंगे तो वो होगा स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन E, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड लोड का स्क्वायर L/2E इज टोटल एनर्जी। तो अभी लोड वाला पूछा है, लोड दिया है हमें W, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? P²L/2AE। और वहीं पर अगर हमसे, ये तो ग्रेजुअल लोड वाला है, अगर सडन वाला पूछें, टोटल, सडन वाली टोटल पूछें तो इसका निकाल के 4 टाइम्स कर देना, और पर यूनिट वॉल्यूम वाली पूछें तो सेम ऐसे ही इसमें 4 टाइम कर देना। सडन की जो एनर्जी होती है वो इसका 4 टाइम्स हो जाती है। नेक्स्ट इज इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जहां स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है उसे प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, और वहीं तक हुक्स लॉ भी वहीं तक वैलिड है। ठीक है, इलास्टिक का मतलब होता है कि लोड हटाएं तो मटेरियल रिगेन कर ले अपना ओरिजिनल शेप, एट विच इलोंगेशन टेक्स प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड। लोड भले मत लगाओ बट वो इलोंगेट होता जाएगा। वो रीजन को इल्ड प्लेटू कहा जाता है, जहां स्ट्रेन बढ़ता जाता है बट स्ट्रेस नहीं बढ़ता है। अप टू विच लोड हटाए जाए तो ओरिजिनल वॉल्यूम शेप रिकवर, बिल्कुल सही। एट विच टफनेस इज मैक्सिमम। ठीक, टफनेस जहां ज्यादा हो, टफनेस तो उनमें ज्यादा होती है जिनका एरिया ज्यादा होता है, तो टफनेस मैक्सिमम तो फ्रैक्चर पॉइंट तक आपको देखने को मिलेगी। अब वापस मैच द कॉलम में, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है। ब्रिटल, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन, नो प्लास्टिक जोन, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वॉल्यूम। देखो सबसे पहला तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ऑल वर्ड आया मतलब आइसो, परपेंडिकुलर में डिफरेंट है मतलब ऑर्थो, और ऑर्थो का एग्जांपल है प्लाईवुड या वुड। और अगर सभी डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी है, एनआइसोट्रोपिक। होमोजीनियस क्या है? थ्रू आउट दी वॉल्यूम, ये इसको हम बोल सकते हैं। वैसे होमोजीनियस का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी एट ऑल पॉइंट्स इन एनी वन डायरेक्शन, पर अब चूंकि ऑल डायरेक्शन में आइसो लगाना इसलिए इसको लगा दिया, फिर ये भी प्रॉपर्टी से संबंधित है। ब्रिटल मटेरियल इल्ड पॉइंट के तुरंत बाद फेल हो जाता है, तो वहां प्लास्टिक जोन बहुत कम होगा। और विस्को इलास्टिक एफएम के अंदर पढ़ते हैं, ये बिंगम प्लास्टिक है, इनका बिहेवियर विस्कोसिटी टाइम डिपेंडेंट, फ्लो बिहेवियर टाइम डिपेंडेंट होता है, तो ये टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है इनका। ये विस्को इलास्टिक आधे सॉलिड में आते हैं आधे फ्लूइड में, मतलब दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे मोल्टन रबड़, तो ये टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो सही मैच क्या हो रहा है? ए मैच हो रहा है 3 से, ए का 3 मतलब ये दो ऑप्शन खत्म, और बी मैच हो रहा है 4 से, बी मैच हो रहा है 4 से मतलब सी आंसर, 3 4 1 2। नेक्स्ट इज द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेलर और रप्चर। ऐसे मटेरियल जिनमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन आ सकता है उनको हम डक्टाइल बोलते हैं, और इनके हम वायर भी बना सकते हैं। और इनमें जो फ्रैक्चर स्ट्रेन होता है या फिर उसको हम पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इनका 5% से ज्यादा होता है। जिनका 5% से कम पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन हो या फ्रैक्चर स्ट्रेन उससे कम हो उनको हम ब्रिटल बोलते हैं। तो ब्रिटल, इलास्टिक, डक्टाइल, प्लास्टिक, क्या सही आंसर होगा हमारे पास? डक्टाइल। प्लास्टिक तो वो जिनमें लोड हटाने पे वो अपना शेप रिकवर ना कर पाए, रिकवर कर पाए तो इलास्टिक। और ब्रिटल वो जिनमें लोड लगाएं और उनमें सडन फ्रैक्चर हो जाए, जो जिनमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से कम हो। डक्टाइल के हम वायर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इलास्टिक रबड़ किस में आता है तो लगता है नाम से कि रबड़ उसमें आएगा डक्टाइल में, बट इलास्टिक रबड़ ब्रिटल है। और रबड़ का पॉइजन रेशो पूछें तो 0.5 है, ये भी ध्यान रखना। ग्लास किस में आता है? ब्रिटल में। डक्टाइल में माइल्ड स्टील आएगा, रॉट आयरन आएगा। कास्ट आयरन किस में आएगा? ब्रिटल में। नेक्स्ट इज एज पर द इलास्टिक थ्योरी ऑफ डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इलास्टिक थ्योरी का मतलब है डिजाइनिंग की WSM, और WSM में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो होती है हमारी यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेंथ
कि अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। और वर्किंग को हम परमिसिबल या अलाउबल भी बोलते हैं। भाई आपको डाउट होगा या तो वर्किंग ऊपर और इल्ड नीचे, तो आप ध्यान रखना एफओएस हमेशा 1 से बड़ा होगा, इसलिए ऊपर बड़ा आएगा नीचे छोटा, तो इल्ड अपॉन वर्किंग इज करेक्ट। इल्ड टू स्ट्रेसेस लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी, ये तो गलत है। अल्टीमेट टू वर्किंग, ये तो हम अल्टीमेट पे जाते ही नहीं है। और अल्टीमेट लोड टू लोडेड इल्ड, ठीक है, ये जो रेशो है इसको लोड फैक्टर बोलते हैं, लोड फैक्टर। अल्टीमेट लोड टू मतलब लोड फैक्टर किसका रेशो होता है एक्चुअल में, कोलैप्स लोड और साथ में वर्किंग लोड का, इल्ड लोड का भी नहीं, वर्किंग लोड का। तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेन एट अ पॉइंट आर दिस, और ये वाला है एक, और एक ये वाला है 1 2 3। वॉल्यूमेट्रिक बताओ, हमेशा तीनों को जोड़ना है, ये हमारा पिछले केस में सबसे पहला क्वेश्चन था। जोड़ दो 800 इंटू 10 टू दी पावर -6 प्लस 400 तो हो जाएगा 1200 और माइनस 1200 10 की पावर 6 सब में सेम है, तो साफ साफ दिख रहा है 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। एक और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे बोलें कि अगर कोई बॉडी है जो प्लास्टिक बॉडी है और उसमें कुछ भी बड़ा सा क्वेश्चन दिया और आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और सब कुछ दिया और लास्ट में पूछे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताओ, तो आंसर 0 होगा। या पूछे चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर आंसर बोल देना। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लास्टिक बॉडी का पॉइजन रेशियो होता है 0.5। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते हैं तो 1 - 2 म्यू अपॉन ई और फलानी सारी वैल्यू x + y + z। अब उनमें XYZ कुछ भी हो, ई कुछ भी हो, म्यू 0.5 है, 0.5 इंटू 2 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, तो उनका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉडी में पूछे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0, चेंज इन वॉल्यूम पूछे तो ओरिजिनल के बराबर रिपोर्ट करेंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए हों और ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे हमारा सेशन था। ठीक है, अगले ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेके आते रहूंगा। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। इस सेशन का पीडीएफ AEC प्लस एप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर अवेलेबल है, तो इसको ज्वाइन करें। अगर लिंक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से इसको ज्वाइन कर इसका पीडीएफ पढ़कर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक को। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।